हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर नंबर 1 हल करेंगे, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि कुछ पाने के लिए जिद और जुनून होना चाहिए, वरना आज तो लगाकर हर कोई बैठा है। हर कोई चाहता है कि मेरे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आए और मैं भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनूं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जिद और जुनून होना चाहिए और आपके अंदर है वो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको है वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में आपके जो मॉडल पेपर है उसमें खंड ए है वो एमसीक्यू प्रश्नों से संबंधित होंगे और इसमें आपके पहले प्रश्न में 15 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसका आपके पहला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के जी के आपके जो है वो रंगभूमि उपन्यास का अंश है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए कर्मभूमि और रंगभूमि दोनों दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो सूरदास की झोंपड़ी पाठ है वो रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया? यानी कि सूरदास की झोंपड़ी में आग है वो किसने लगाई थी? सूरदास की झोंपड़ी में आग है वो भैरव ने लगाई थी। अगला तीसरा प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ में भसीण शब्द का संबंध किस पुष्प से है? यानी कि भसीण शब्द है उसका अर्थ है वो कौन सा फूल होता है? भसीण शब्द का अर्थ है वो होता है आपके कमल का फूल, यानी कि इसमें ऑप्शन से सही है। चौथा प्रश्न है, छप्पन का काल किस वर्ष पड़ा? आपके जो छप्पन का काल है वो 1899 में पड़ा। ये छप्पन का काल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा। आपके जो विक्रम संवत है वो विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, इसलिए जब 1899 में 57 जोड़ते हैं तो 1956 आता है। यह आपके काल है वो विक्रम संवत 1956 में पड़ा, इसलिए ये छप्पन का काल कहलाता है और 1899 ईस्वी में पड़ा है। इसमें आपके ऑप्शन ब है वो सही है। अगला प्रश्न है, राजशसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था? आपके जो लेखक के अनुसार राजशसी बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था। छठा प्रश्न है, बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन है? बनारस कविता है उसमें आपके वसंत ऋतु का वर्णन है। सातवां प्रश्न है, ए बर बाजी बिलो की रेखांकित शब्द का अर्थ है। इसमें आपके बाजी शब्द का अर्थ क्या है? बाजी शब्द का अर्थ आपके होता है घोड़ा। इसमें ऑप्शन बे सही है। घोड़े के पर्यायवाची है अश्व, घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधु, हाई, तुरंग। ये आपको इनके पर्यायवाची ध्यान में रखें। आठ प्रश्न है, जायसी के बारह मासा का प्रारंभ किस मास से होता है? यानी कि जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी की बारह मासा कविता है उसका प्रारंभ किस मास से होता है? उसका प्रारंभ है वो मार्गशीर्ष मास से होता है। इसमें आपके ऑप्शन से सही है। अगला 9वां प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन है? दूसरा देवदास कहानी उसमें आपके हरिद्वार शहर का वर्णन है। इसमें आपके जो विशेष रूप से स्थान है वो हर की पौड़ी के आसपास का बताया गया है। 10वां प्रश्न है, संवैध्य पाठ किस विधा से संबंधित है? आपके जो संवैध्य पाठ है उसकी साहित्यिक विधा जो है वो कहानी है। इसमें आपके एक प्रश्न है वो पाठों की साहित्यिक विधा से पूछा जाएगा, जो कि आपके गद्य भाग से संबंधित होगा। 11वां प्रश्न है, प्रेमगंज की छाया स्मृति में मिर्जापुर का क्या अर्थ बताया गया है? आपके जो प्रेमगंज की छाया स्मृति पाठ में मिर्जापुर का अर्थ है वो लक्ष्मीपुर बताया गया है। मिर्जा यानी लक्ष्मी, मिर्जा अर्थात समुद्र से जो उत्पन्न हुआ है उसको लक्ष्मी बताया गया है। लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री बताया गया है। इसका मिर्जापुर का शाब्दिक अर्थ आपके बनेगा लक्ष्मीपुर, यानी कि लक्ष्मी का नगर। 12वां प्रश्न है, समाचार लेखन में ककार की संख्या? ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक से लिए गए। आपके जो समाचार लेखन में है वो 6 ककार होते हैं। 13वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? आपके जो समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली है उसका प्रारंभ है वो 19वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही है। आगे 14वां प्रश्न है, संवाददाताओं के मध्य कार्य विभाजन का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये आपके बहुत ही मोस्ट प्रश्न है कि बीट किसे कहते हैं? जो संवाददाताओं के बीच कार्य का विभाजन होता है उसे बीट कहते हैं। इसमें आपके ऑप्शन बी है वो सही है। ये आपके जो वर्ड है इनको ध्यान में रखना है। डेस्क, बीट, न्यूज पेज, ये तीनों वर्ड है, इनमें से आपको एक कोई परीक्षा में पूछा जा सकता है। 15वां प्रश्न है, बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहा जाता है? बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को आपके जो है वो संवाददाता कहा जाता है। आगे दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है और इसमें आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके 6 रिक्त स्थान दिए होंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर का होगा। पहला है, इसमें खालजगा काव्य गुण में कठोर वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किस काव्य गुण में है वो कठोर वर्ण और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? आपके जो ओज गुण है उसमें कठोर वर्ण और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अगला दूसरा है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्ति में खालज के काव्य गुण है। इस काव्य पंक्ति में आपके जो है वो कौन सा काव्य गुण है? इसमें आपके माधुर्य काव्य गुण है, यानी कि इसमें मधुरता का भाष हो रहा है। इसमें जो आपके वर्ण है वो मधुर वर्ण का प्रयोग हुआ है। तीसरा है, कुंडलियां एक खालजगा मात्रिक छंद है। यानी कि कुंडलियां किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सम मात्रिक है या विषम मात्रिक है? कुंडलियां है वो विषम मात्रिक छंद है। इसमें आपके जो विषम है ये गलत रूप से टाइप है, इसका शुद्ध होगा आपके विषम। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुंडलियां एक खालजगा छंद है। इसमें आपसे तो आपको लिखना पड़ेगा विषम मात्रिक, मात्रिक की जगह भी खालजगा दिया हो सकता है। अगला चौथा प्रश्न है, हरिगीतिका छंद में खालजगा चरण होते हैं। यानी कि हरिगीतिका छंद में वो कितने चरण होते हैं? हरिगीतिका छंद में आपके है वो 4 चरण होते हैं। 5वां प्रश्न है, खालजगा अलंकार में
कारण के बिना किसी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, यानी कि बिना कारण के कोई कार्य संपन्न हो जाता है। इसमें आपके विभावन अलंकार होता है, जहाँ बिना कारण के कोई कार्य संपन्न हो जाता है। छठा प्रश्न है, जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, वहाँ अलंकार होता है। वहाँ आपके व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी कि यहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उपमान जो प्रस्तुत है उसके बजाय जो अप्रस्तुत है उसमें गुणों को अधिक बताया जाता है। इसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, ये आपके व्यतिरेक अलंकार होता है। इसके बाद जो आपके तीसरा प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित है। इसमें भी आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके 6 नंबर का है। इसको आपको गद्यांश को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़कर उसका जो मूल भाव है उसको देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है। ये बहुत ही ईजी है, इसमें आप पूरे 6 में से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके गद्यांश है, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। उन्होंने निर्गुण पंक्तियों एवं सगुण मतावलंबियों को एक किया। उन्होंने वैष्णव एवं शाक्तों को मिलाए। वैष्णव जो आपके विष्णु के उपासक है और शाक्त जो आपके है वो शक्ति के उपासक है, उनको शाक्त बताए गए। उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल एवं सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी, यानी कि इन्होंने पुरोहितों का विरोध किया और जो धार्मिक अधिकार थे वो सभी के लिए खुले किए कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि है। उनके राम दीन बंधु है। सबरी गीत सुसेव कानी सुनीति किने रघुनाथ, बनवासी कोल किरात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपास्य मानकर आस्था का भवन निर्मित किया था, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास है वो किसके लेखक थे, आपके है वो भगवान राम के उपासक थे। इसमें आपके पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि ये जो गद्यांश है किससे संबंधित है इसका शीर्षक देना आपको। ये 2 से 3 शब्दों में लिखना है। इस गद्यांश के आपके उचित शीर्षक होगा भक्ति आंदोलन में तुलसीदास की भूमिका या तुलसीदास जी का समाज में योगदान, यानी कि ये मुख्य रूप से तुलसीदास जी पर केंद्रित है। इसका दूसरा प्रश्न है, निर्गुण एवं सगुण भक्ति धारा में एक अंतर लिखो। जो आपके निर्गुण भक्ति धारा के लोग होते हैं वो ईश्वर के अमूर्त या निराकार रूप को मानते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। जबकि जो सगुण भक्ति धारा के लोग हैं वो मूर्ति या साकार रूप को सगुण मानते हैं, और जो सगुण भक्ति धारा के लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वैष्णव एवं शाक्तों में समन्वय का कार्य किसने किया, यानी कि वैष्णव और शाक्तों को एक साथ किसने मिलाया। वैष्णव एवं शाक्तों में समन्वय का कार्य है वो तुलसीदास जी ने किया। चौथा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उपास्य किससे माना, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी वो किसके उपासक है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना उपास्य भगवान श्री राम को माना है, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। आगे 5वां प्रश्न है, राम दीन बंधु थे कैसे, यानी कि इसकी आपको व्याख्या करनी है। राम दीन बंधु यानी कि गरीबों के बंधु थे, गरीबों के मित्र थे। राम ने सबरी जटायु और वनवासियों का उद्धार किया, इस प्रकार वे दीन बंधु थे, यानी कि जो सबरी है वो आपके एक गरीब महिला थी। भगवान राम ने उसके झूठे बेर भी खाए थे और भगवान राम ने जटायु की सहायता की और वनवासियों की सहायता की, इस कारण उन्हें दीन बंधु कहा गया। छठा प्रश्न है, तुलसीदास ने जनसाधारण के लिए भक्ति आंदोलन में क्या किया। तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर उन्हें पुरोहितों के धार्मिक वर्चस्व से छुटकारा दिलाई, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ है उनका कोई भी अध्ययन कर सकता है और सभी लोगों के लिए जो है वो धार्मिक नियम समान होते हैं। तुलसीदास जी ने ये समाज में अपना योगदान दिया। इसके बाद आपका जो चौथा प्रश्न है ये अपठित पद्यांश से संबंधित होता है। इसमें आपको जो नीचे प्रश्न दिए होते हैं वो अपठित पद्यांश को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करके लिखना होता है। ये आपके 6 नंबर का होता है। ये थोड़ा आपके समझ आधारित होता है, पहले आपको इसको 1 से 2 बार पढ़कर उसका अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके है, वर्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, प्रकृति नहीं डर कर झुकती है, कहीं भाग्य के बल से सदा हारती है, वह मनुष्य से उद्यम से श्रम से जल से। उद्यम यानी परिश्रम, ये आपके मुख्य रूप से परिश्रम पर बल दिए गए, यानी कि जो भगवान है वो भी परिश्रम के आगे झुकते हैं। मनुष्य उतना ही पाता है जितना वह अपनी भुजाओं के बल से पाता है, भाग्य है वो भी उतना ही देता है जितना मनुष्य परिश्रम करता है, यानी कि आप कर्म करोगे तो भगवान है वो फल अपने आप देगा, इसलिए आप अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। इसमें आपके पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि इसका शीर्षक है, इसका शीर्षक होगा परिश्रम का महत्व, यानी कि जीवन में जो है वो परिश्रम का विशेष रूप से महत्व है। उसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। इसमें आपके जो रेखांकित शब्द है वो है उद्यम। उद्यम का अर्थ आपके होता है परिश्रम करना या मेहनत करना। हमारे जो राजस्थानी भाषा उसमें भी कहते हैं कि खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ उद्यम करते रहना चाहिए, यानी कि हमेशा परिश्रम है वो करते रहना चाहिए। तीसरा है, प्रकृति किससे नहीं डरती है। प्रकृति है वो भाग्य के बल से नहीं डरती, यानी कि प्रकृति है वो अपने हिसाब से चलती है, वो भाग्य से नहीं डरती, हम जिसे किस्मत कहते हैं उससे नहीं डरती है। चौथा है, मनुष्य अपना सुख किस प्रकार प्राप्त करता है। मनुष्य अपना सुख है वो भुजबल यानी कि अपनी भुजाओं के बल द्वारा परिश्रम करके प्राप्त करता है। 5वां प्रश्न है, प्रकृति किसके सामने हार मानती है। प्रकृति परिश्रमी व्यक्ति के सामने हार मानती है, ये आपके इसमें विशेष रूप से बताया गया है। छठा प्रश्न है, भुजबल का महत्व लिखिए। जिसकी भुजाओं बल होता है वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है, ये आपके भुजबल का है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। इसमें आपके जो है वो लघुरात्मक और निम्नात्मक और दीर्घात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो खंड ब है वो पूरा पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। इसमें आपके प्रश्न संख्या 5 से 15 तक जो प्रश्न है उसकी सब सीमा 40 वर्ड है, यानी कि ये आपके लघुरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का है, 40 शब्द, यानी कि आपको 4 से 5 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। 5वां प्रश्न है,
कुटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है, यानी कि जो कुटज नामक निबंध है उसमें मानव के लिए क्या संदेश दिया गया है। कुटज निबंध मानव के लिए संदेश देता है कि हमें चाहे सुख मिले या दुख, प्रिय मिले या अप्रिय, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में जिज्ञासा रखो, यानी कि जीवन जीने की लालसा रखो। सहिष्णुता एवं समत्व भाव रखने का, निर्भय रहने का तथा दूसरों की खुशामद न करने का संदेश देता है। यह हमें दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाने का संदेश देता है। कुटज है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगला छठा प्रश्न है, साझा लघुकथा की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। साझा कहानी की मूल संवेदना यह है कि पूंजीपति वर्ग है वो किसानों को साझेदारी के झूठे लाभों को बताकर उन्हें फंसा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। किसान वर्ग मेहनत करते हैं जिसका लाभ पूंजीपति उठाते हैं, अतः किसानों को पूंजीपतियों से सावधान रहना चाहिए। यानी कि जो आपके साझा मुख्य रूप से लघुकथा है उसमें किसानों के शोषण के बारे में बताया गया है कि पूंजीपति लोग है वो किसानों को उसके साथ साझेदारी का झांसा देकर उनकी पूरी है वो संपत्ति हड़प लेते हैं। सातवां प्रश्न है, वसंता या कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आपके जो अधिकतर प्रश्न है वो पाठों के मूल भाव से संबंधित है या आपके रटंत के बजाय जो अधिकतर है वो समझने पर आधारित। आप जितना समझोगे उतना ही इसका बेहतर उत्तर दे पाओगे। वसंता या कविता का मूल भाव यह है कि आज मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट रहा है, यानी कि मनुष्य है वो प्रकृति से दिन ब दिन दूर होता जा रहा है, इसलिए वह ऋतुओं के परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाता है और प्रकृति के सतह सुखों से वंचित रहता है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें प्रकृति से प्राप्त सुखों से वंचित कर दिया, यानी कि आज के मनुष्य के लिए पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ऋतु कब परिवर्तित होती है। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में इतना व्यस्त हो गए वह प्रकृति का आनंद नहीं ले पाता है। 8वां प्रश्न है, पुल की शरीर सभा भये ठाडे नीरज नयन जल बाढ़े प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें आपके जो है वो व्याकरणिक पक्ष कौन सा है उसको आपको बताना है। इसमें आपके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों बताने हैं। मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर भरत अपनी बात कहने के लिए चित्रकूट की सभा में खड़े हुए तो उनका शरीर रोमांचित होने लगा और नेत्रों से प्रेम अश्रु का प्रवाह होने लगा, यानी कि नेत्रों से भगवान श्री राम के प्रति प्रेम के आंसू निकल कर आए। पंक्ति में चौपाई छंद है, रूपक अलंकार है और तरुण रस की प्रधानता। यह आपके जो दो लाइन है वो भाव प्रदान की, यानी कि जो चित्रकूट की सभा में जब भरत खड़े हुए तो उनका आंखों से है वो प्रेम के आंसू बहने लगे, ये इसका मूल भाव है। और इसका जो आपके है वो कला पक्ष में इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग है और करुण रस मुख्य रूप से प्रदान है। ऐसा आपसे एक प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है जो कि पद्य के पाठों से कोई भी दो लाइन उठाकर पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके जो प्रश्न संख्या 9 है वो है, सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने क्या सकारात्मक संदेश दिया। उसका उत्तर है, सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने सकारात्मक संदेश दिया कि कभी कोई नुकसान हो भी जाए तो हमें प्रतिशोध के स्थान पर पुनः निर्माण की भावना रखनी चाहिए, यानी कि हमें बदले की भावना के स्थान पर उस वस्तु को पुनः कैसे बनाया जा सकता है ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में धैर्य एवं साहस का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो अधिकतर प्रश्न है वो जीवन में हमें किसी पाठ से क्या सीख मिलती है, ये पाठ हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसी पर आधारित है। आपको ये पूरा समझ में आ जाता है तो आप पूरा ये आराम से कर सकते हो। प्रश्न संख्या 10 है, अपना माल व खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के अंतर्गत कौन सी समस्या वर्णित है। अपना माल व खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ में पर्यावरण का अधिकाधिक विद्वान की समस्या को उभारा गया है कि भौतिकता की दौड़ के कारण बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं जिससे पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। ये समस्या सार्वभौमिक है किंतु पाश्चात्य देशों में है वो अधिक है। इसमें आपके जो पर्यावरण की समस्या उसके बारे में बताया गया है कि उद्योग के कारण जो है वो पर्यावरण का बड़े तौर पर विनाश हो रहा है। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 11 है, ये है, माधुर्य गुण और ओज गुण में एक अंतर स्पष्ट करो। इसका आपके उत्तर है, जिसे चित्त आह्लादित से द्रवित हो जाए उस काव्य गुण को माधुरी गुण कहा जाता है, यानी कि जिस काव्य गुण को हम पढ़कर हमारा हृदय है वो पानी पानी हो जाए उसमें आपके माधुरी गुण होता है। और माधुरी गुण में आपके मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रदान होता है। और उसके बाद आपका है ओज गुण, जिस काव्य रचना के पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता का मन उत्साह से भर जाता है उसमें है वो वीर रस का संचार होता है। ये आपके मुख्य रूप से वीर रस पर आधारित है, उसमें मुख्य रूप से क्रांति की भावना आ जाती है, उसमें आपके ओज गुण होता है। इसका आप ये भी लिख सकते हो, ओज गुण में मुख्य रूप से कठोर वर्णों और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जबकि आपके माधुरी गुण में इसमें मधुर वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें आपके 12 प्रश्न है, फीचर की कोई दो विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, फीचर लेखन में समकालीन घटना या क्षेत्र विशेष की सचित्र प्रस्तुत होती है, अर्थात फीचर के साथ फोटो रेखांकन व ग्राफिक्स आदि होना जरूरी है। यानी कि फीचर में कोई भी करंट की घटना हो सकती है या कोई क्षेत्र विशेष की चित्र सहित प्रस्तुति होती है, उसमें आपके मुख्य रूप से उसके चित्र है ग्राफ है वो पूरा विस्तार से होना चाहिए। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के नरम एवं मानवीय रुचि के समाचार को लिखने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से है वो लोगों को मनोरंजनात्मक तरीके से किस प्रकार से कोई बात है वो बताई जा सके, इस पर बल दिया जाता है। 13वां प्रश्न है, संवाददाता एवं विशेष संवाददाता में क्या अंतर है। संवाददाता एवं विशेष संवाददाता में फर्क है कि संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और दिलचस्पी होना ही पर्याप्त है, उसे अपनी भीड़ से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी होती है, जबकि विशेष संवाददाता सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। यानी कि जो संवाददाता है उनके पास किसी सामान्य खबर के बारे में कोई छोटी मोटी जानकारी हो तो भी चल जाता है, लेकिन जो विशेष संवाददाता है उसको अपने क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किसी मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या है, उसका एक इतिहास क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और उसका वर्तमान में क्या प्रारूप चला है और आगे क्या हो सकता है, ये विशेष रूप से पूरा बारीकी से विश्लेषण करना आना चाहिए। उसके बाद आपके जो प्रश्न संख्या 14 है, कहानी लेखन के चरण स्पष्ट कीजिए। कहानी लेखन के मुख्य रूप से 5 चरण माने जाते हैं, जिसका प्रारंभ कथानक से होता है, यानी कि कहानी का प्रारंभ है वो कथानक से होता है। यह आपके खाली जगह में भी पूछा जा सकता है। दूसरा चरण देश काल वातावरण, तृतीय चरण पात्रों का चरित्र चित्रण, चतुर्थ चरण स्वाद योजना और अंतिम चरण भाषा शैली अर्थात चरमोत्कर्ष होता है, यानी कि इसका क्या मूल भाव, यह चरमोत्कर्ष में बताया जाता है कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह चरमोत्कर्ष में बताया जाता है।
उसके बाद आपका जो प्रश्न संख्या 15 है, ये कवि या लेखक के साहित्यिक परिचय से संबंधित होता है। ये आपके 2 नंबर का होता है। इसमें भी आपके अथवा में आता है, एक कवि और कवि के अथवा में लेखक आता है। इसलिए आप या तो सभी कवि की याद कर लो या कोई लेखक का याद कर लो। जो आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक है 8 या 9, या तो उनके याद कर लो या सभी जो कवि है उनके याद कर लो। आपके तो दोनों में से एक अथवा में आएगा, आप कर दोगे। इसमें आपके साहित्यिक परिचय लिखना है, यानी कि इसमें आपको जन्म और मृत्यु नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी विशेष रूप से किस भाषा के प्रति बल दिया है, उनकी भाषा कैसी है, उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी, इसके बारे में बताना है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं भारत भूमि की महिमा, भारतीय जीवन मूल्यों, त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय जागरण आदि का शौर व्यक्त किया है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने झरना, अंशु, लहर, कमायनी आदि काव्य, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्योधन स्वामिनी आदि नाटक, कंकाल, तितली, इरावती, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी के है वो उपन्यास है। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि कहानी संग्रह तथा काव्य और कला तथा अन्य निबंध निबंध संग्रह की रचना कर साहित्यिक सभी विविधताओं पर लेखनी। चलिए आपके जो जयशंकर प्रसाद जी की भाषा और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बताना है। इसके बाद आपके अत्व में है ममता कालिया का साहित्यिक परिचय। हिंदी की नई कहानी आंदोलन में ममता कालिया का विशेष योगदान माना जाता है। यह आपके छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि ममता कालिया है वो हिंदी के किस धारा से संबंधित है। यह आपके नई कहानी आंदोलन से संबंधित है। वे शब्दों के पार किया, उनका भाषा ज्ञान है वो उच्च कोटि का है। उनके बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास है और 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके हाल ही में 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए जिसके नाम है 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कवे कवे कोवे। यह आपके है वो 2 नंबर का आता है। इसमें आपके कवि अथवा में लेखक आता है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। उसके बाद आपका जो खंड है वो लघुरात्मक प्रश्न से संबंधित है और इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और आपको इसका उत्तर है वो 60 शब्दों में देना है, यानी कि 6 से 7 लाइनों में लिखना है। 16वां प्रश्न है, ये दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप से समझाइए, यानी कि इसमें दीप की क्या क्या विशेषताएं बताई गई। यह दीप व्यक्ति और समाज के संबंधों को महत्व देती है। जो दीप कविता व्यक्ति और समाज के संबंध है उनको महत्व देती है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति वास्तव में शक्तिमान और योग्य तभी बन पाएगा जब वे अपनी योग्यता और शक्ति समाज को अर्पित करेगा, यानी कि जब व्यक्ति समाज से जुड़ा होगा तो उसकी जड़ें मजबूत होगी। कोई भी पेड़ है वो लंबे समय तक तभी टिक पाता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की जड़ें है वो समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी है वो लंबे समय तक चल पाएगा और समाज और देश को अपना बेहतर योगदान दे पाएगा। कवि ने नवीन प्रतीकों गोताखोर, मोती, मधुमक्खी, शहद, अंकुर आदि के माध्यम से उदाहरणों द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं एवं गुणों का बखान किया है। प्रभावमयी भाषा शैली, मुक्त छंद का प्रभाव, अलंकारों की छटा कविता को है वो प्रभावशाली बनाती है। इसमें आपके कई प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई कि व्यक्ति में गुण तो बहुत है लेकिन जब वह समाज के साथ नहीं जुड़ता है तो उसके गुणों का कोई महत्व नहीं है। इसके अत्व में आपके है कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव लिखिए। इसका उत्तर है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कार्नेलिया जो कि एक यूनानी है, वह भारतीयों के विश्व बंधुत्व की भावना से प्रभावित होकर अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत को गा रही है। यहाँ पे जो गीत है वो कार्नेलिया ने ही गाया था। भारत देश संसार के प्रत्येक देश का आश्रय स्थल है, जिन्हें कहीं स्थान नहीं मिले उनका भी स्वागत भारत दिल खोल कर करता है। अतिथि देवो भव की धारणा को निभाने वाले भारतीय दयालु हैं। इनमें सबके प्रति करुणा का भाव है। भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सुंदरता है वो अद्वितीय, यानी कि कार्नेलिया कविता का मूल भाव है वो भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भावना को बताया गया और भारत की जो विशेष रूप से अतिथि देवो भव की परंपरा है उस पर जोर दिया गया है। उसके बाद आपका 17वां प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान प्रेक्षी में कीजिए, यानी कि जो दूसरा देवदास कहानी है उसमें जो प्रेम का चित्रण और वर्तमान का जो फिल्मी प्रेम है उसकी आपको तुलना करनी। ममता कालिया की दूसरा देवदास कहानी में अनजाने प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारो के हृदय में एक बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रेम है वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय उपज सकता है। इसमें लेखिका ने प्रेम को बम्बई फिल्मों की परिपाटी से हटकर उसे एक पवित्र और स्थायी रूप प्रदान किया। वर्तमान में जो आपके प्रेम का परिप्रेक्ष्य चल रहा है वो फिल्मी प्रेम है। इसमें आपको प्रेम को केवल नकल के रूप में बताया जाता है। इसमें आपके कोई भी है वो मनोभाव नहीं होता है, ये पूरा का पूरा दिखावटी ड्रामा होता है। जबकि जो प्रेम है वास्तविक रूप से है वो पवित्र और स्थायी मनोभाव होता है, ये हृदय से उपजा हुआ मनोभाव होता है। उसके बाद आपके शत्रु के अत्व में संवंध्या कहानी के दोनों पात्रों हरगोबिंद एवं बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण कीजिए। संवंध्या कहानी के नायक हरगोबिंद में संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है। उसमें आत्मीयता होने का कारण वह बिना मेहताने के संसार पहुंचाता है, यानी कि वह बिना कि रुपए लिए हुए वो बड़ी बहुरिया का संसार पहुंचाता है। वह करुणा और आत्मीयता के भाव से परिपूर्ण है। वह छल कपट से कोसों दूर होने से सह हृदय एवं निश्चल व्यवहार वाला की है, यानी कि वह हृदय से है वो पवित्र और उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट है वो नहीं है। संवध्या कहानी की आधारशिला बड़ी बहुरिया है वो स्वाभिमानी, परिश्रमी और साहसी गुणों से संपन्न है। वे पारिवारिक विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान को बचाते हुए परिश्रम करते हुए साहस का परिचय देती है, यानी कि वो पारिवारिक जितनी भी विषम परिस्थिति आती है उनमें भी है वो झकझोर नहीं होती, उनका भी डटकर मुकाबला करती है। उसके बाद 18वां प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन है वो किन किन उपमाओं से किया, वर्णन कीजिए, यानी कि माँ की ममता का वर्णन है वो किन किन प्रतीकों के माध्यम से किया गया। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है और आपको 6 से 7 लाइन में इसका उत्तर लिखना है, यानी कि 60 चित्र वर्डों में। बिस्कोर की माटी पहाड़ में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाले पशु, पक्षी एवं बच्चों के उपमानों से किया है। लेखक जब दिलशाद गार्डन में रहने लगा तब उसने जाना कि पक्षी और पशु माताएं भी बच्चों का है वो ध्यान रखती है। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बत्तख को अपने अंडों की रक्षा करते हुए देखकर लेखक सोचता है कि विश्वनाथ की माँ तथा बत्तख
को ये ममता प्रकृति ने दी, यानी कि माँ की ममता की तुलना है वो पक्षी माताओं से की गई। लेखक ने एक बार देखा कि पक्षी माताएं भी है वो जिस प्रकार मानव की माता अपने बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार पक्षियों की जो माताएं हैं वो भी अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उनमें भी ममता का भाव होता है। इसके अथवा में आपके सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। यह आपके जो है वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। सूरदास दृष्टिहीन एवं गरीब है, वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है, यानी कि सूरदास है वो अंधा है। सूरदास एक सहृदय व्यक्ति है, वह एक अनाथ बालक मितवा का पालन पोषण करता है, यानी कि सूरदास है वो हृदय से पवित्र या अच्छा इंसान है, इस कारण वह एक अनाथ बालक है, मितवा का पालन पोषण करता है, उसने उसको गोद लिया। तीसरा प्रश्न है, सूरदास आत्मविश्वासी है, वह फिर से रुपये कमाने और घर बनाने का विश्वास रखने लगा, यानी कि जब उसकी झोंपड़ी चल गई फिर भी वह वो पुनः निर्माण में विश्वास करता है। झोंपड़ी में आग लग जाने सूरदास का सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर वह सारी हानि और धैर्यपूर्वक सहन कर जाती है, यानी कि उसमें जो है वो हानि को पचाने की भी क्षमता है। सूरदास सब कुछ पुनः ठीक हो जाने की आशा बनाए रखता है, यानी कि सूरदास है वो आशावादी व्यक्ति है। सूरदास सत्कर्मों और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता था, यानी कि सूरदास है वो दुष्कर्मों से है वो दूर रहता था। इस प्रकार ये जो सूरदास की कहानी है ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा का काम कर सकती है कि जीवन में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए हमें उनमें धैर्यपूर्वक सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और पुनः निर्माण में विश्वास रखना चाहिए। बदले के बजाय हमें वो पुनः निर्माण विश्वास करें और आशावादी बने रहे, आगे कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। ये पाठ हमें इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि हम इनसे कुछ न कुछ सीख लें। इसके बाद आपका जो खंड दे है वो आपके 5 नंबर का प्रश्न होगा और ये आपके निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपके 1900 प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की 6% व्याख्या कीजिए, यानी कि इसमें आपके पाठ्य पुस्तक से कोई गद्यांश दिया होगा और उसकी आपको 6% व्याख्या करनी है। इसमें आपको सबसे पहले प्रश्न लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी है और अंत में है वो विशेष लिखना है। विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। 2 लाइन भाव पक्ष की, यानी कि इसमें मुख्य रूप से कौन से भाव व्यक्त हुए, और 2 लाइन है वो कला पक्ष की, यानी कि इसमें कौन कौन से साहित्यिक अलंकार है, छंद है, उनका प्रयोग और किस रस का प्रयोग हुआ और कौन से काव्य गुण का प्रयोग हुआ है। इसमें आपके पहला है वो है गद्यांश, कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है पर इज्जत तो नसीब की बात है, यानी कि जो इज्जत है वो भाग्य के अनुसार मिलती है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ, दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, यानी कि उन्होंने जो प्राप्त किया वो लोगों को बांट दिया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। जिस प्रकार दुनिया है वो आम का जो है वो रस चूस लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो जाने पर उसे अपना है वो नाता तोड़ देती है। ये दुनिया की स्वार्थीपन के बारे में बताया गया है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुटज निबंध से लिए गए, यानी कि जो कुटज की साहित्यिक विधा है वो है निबंध और इसके आपके लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसमें कुटज पुस्तक के प्रसंग में कवि रहीम के जीवन की घटना को लेकर बताया गया है कि लोग स्वार्थी व्यवहार करते हैं, लोगों ने कवि रहीम है उनके साथ भी स्वार्थी व्यवहार किया। इसकी व्याख्या है, लेखक कुटज के फूलों के बारे में कहते हैं कि ये बुरे तो नहीं है, कालिदास जैसे महापुरुष ने जिसे सम्मान दिया उसे तो इज्जत मिलनी चाहिए, बड़े लोगों द्वारा अपनाया जाना है वो वस्तु की उच्चता या श्रेष्ठता का प्रमाण होता है, यानी कि बड़े लोग है वो किसी चीज़ का उपयोग करता है तो उसकी है वो श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाती है कि ये वस्तु है वो अच्छी है। परंतु कुटज के साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी कि कालिदास जी ने भी इनको इज्जत दी लेकिन लोगों ने इज्जत नहीं दी। कालिदास द्वारा अपने जाने पर भी उसे वैसा महत्व नहीं मिला जैसा उसे मिलना चाहिए। लेखक कहता है कि इज्जत प्रतिष्ठा ये भाग्य की चीज़ है, यानी कि ये भाग्य के अनुसार मिलती है, वे भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। वह कहता है कि रहीम बहुत आदरणीय थे, वे बहुत उदार प्रवृत्ति के थे, उन्हें जो भी धन मिला वे लुटा देते थे, दान कर देते थे। दुनिया का ढंग दस्तूर अजीब प्रकार के, वह केवल अपना हित देखते हैं, यानी कि दुनिया है वो स्वार्थी है, उसका व्यवहार रस चूस कर छिलके और गुठली को फेंक देने जैसा है, जितना उसके काम का है बस उसी से मतलब रखती है, बाकी की उपेक्षा कर देती है, यानी कि बाकी को है वो इग्नोर कर देती है। इसी प्रकार रहीम का उपयोग कर लेने के बाद भी उनकी उपेक्षा कर दी गई, यानी कि बाद में है उनको इग्नोर कर दिया गया। इसमें आपके विशेष संसार के स्वार्थी व्यवहार पर आक्षेप किया गया, यानी कि संसार का जो स्वार्थीपन है उस पर व्यंग्य किया गया। ये आपके इसका है वो भाव पक्ष है। इसका कला पक्ष है, शैली भावात्मक अलंकृत और विश्लेषणात्मक है, यानी कि शैली है वो भाव प्रधान है और इसमें अलंकारों का प्रयोग और इसमें विश्लेषण करने योग्य। इसके अत्व में आपके एक गद्यांश और आएगी, यदि आपको ऊपर वाला अच्छी तरह नहीं आता है तो आप ये जो अत्व वाला है वो भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब आप कॉपी में लिखो तो ऊपर वाला करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अत्व वाला करो तो पहले फ्रंट पेज के ऊपर अत्व लिख के फिर इसके प्रश्न इसकी व्याख्या करना, ताकि एग्जामिनर को है वो समझ में आ जाए कि बच्चे ने है वो अत्व वाला किया है। इसमें आपके गद्यांश है, हरगोबिंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पेड़ पकड़ लिया, बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा समाज नहीं कह सका, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा, बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठला बेटा नहीं रहूंगा। यह आपके जो है वो समझे पाठ से लिए गए। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा के फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित आंसलिक कहानी समझिया से उद्धृत है। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक का भी नाम लिखना है, यानी कि कौन सी पाठ्य पुस्तक है, किस पाठ से लिए गए। ये आपके अंतरा पाठ्य पुस्तक है, फणीश्वरनाथ रेणु है वो इस कहानी के लेखक है, एक आंसलिक कहानी है जिसका शीर्षक है समझिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, समझिए की साहित्यिक विधा कौन सी, ये आपके आंसलिक कहानी, या ये पूछा जा सकता है पाठ्य पुस्तक में कौन सी आंसलिक कहानी संकलित है, ये भी आपके समझिया होगा। इसमें लेखक ने हरगोबिंद समझिया जो बड़ी बहुरिया के मायके से वापस आया है, बड़ी बहुरिया के सामने संकल्प लेता है। वह क्या है, हरगोबिंद समझिया बड़ी बहुरिया के मायके से जब लौट रहा था तो पैसों की कमी के कारण उसे 20 कोस पैदल चलना पड़ा, थकर वह बेहोश हो गया, होश आया तो उसने अपने
आपको बड़ी बहुरिया के सामने पाया और बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगा कि मैं तुम्हारा क्षमा दे, तुम्हारी माँ को क्या नहीं पाया, फिर भी तुम हमारे गांव की लक्ष्मी हो, ये गांव छोड़कर मत जाओ, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हारे बेटे के समान हूँ, इसलिए तुम्हारे संपूर्ण कार्य मैं करूँगा। जो आपके समझ गया है वो बड़ी बहुरिया को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे के समान है, वो आपके पूरे कार्य करूँगा, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आज से मैं निठला नहीं बैठा रहूँगा, अर्थात लगन से कार्य करूँगा और आपकी संपूर्ण जिम्मेदारियाँ पुत्र की तरह उठाऊंगा। जिस प्रकार एक पुत्र है वो अपनी माता की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाता है, उसी प्रकार है वो पुत्र की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप संकल्प लो कि हमारा गाँव छोड़कर नहीं जाओगे, इससे हमारे गाँव की इज्जत बची रहेगी। आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि हरगोबिंद जो समझ दिया है उसने बड़ी बहुरिया का क्षमा दिया, बड़ी बहुरिया की माता को क्यों नहीं सुना है? इसका उत्तर आपके होगा, यदि वह सुनाता तो उसकी गांव की है वो बेइज्जती होती है और लोगों को लगता है कि उनके गांव में एक भी इंसान नहीं है, तब है वो बड़ी बहुरिया को इतने दुख सहन करने पा रहे हैं। इसलिए हरगोबिंद सिंधिया ने वो अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ को संवाद नहीं सुनाए। इसका आपके विशेष है, इसमें हरगोबिंद सिंधिया की स्वामी भक्ति और कर्तव्य परायणता का सजीवता से बोध हुआ है और इसमें आपकी जो है वो हरगोबिंद सिंधिया की मानवता का भी बोध हुआ है। यह आपके इसका भाव पक्ष है, इसका कला पक्ष है। इसमें तद्भवोद्देश्य शब्दों के साथ संवाद और वर्णात्मक छलक भरी हुई, यानी कि वर्णन करने योग्य। चलिए, भाव सरल सुबोध और मर्म स्पर्शी, यानी कि ये मर्म को छूने वाला है, हृदय से लगने वाला है। उसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न है, इसमें आपको एक पद्यांश की प्रश्न व्याख्या करनी, यह भी आपके पाठ्य पुस्तक से लिया होगा, यह भी आपके 5 नंबर का होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले प्रश्न, उसके बाद व्याख्या और अंत में विशेष लिखना। विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने। फागुन पवन झंकोरे बहा, चौगुन शिव जाई किमी साहा, तन जस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई जोरा, तरिवर झरे झरे बन ढांका भई, अनपत फूल कर शाखा, करिए बनापति किन उलासु, सो कह बहा जगदून उदासु। ये आपके प्रसंग है। इसका प्रस्तुत गद्यांश सूफी कवि जायसी द्वारा, या आपके मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मायित महाकाव्य के नागमती वियोग खंड के 12 मासा वर्णन से दिया गया है। इस अंश में कवि ने फाल्गुन महीने में है वो वीरेणी नायिका नागमती के वीरे का वर्णन किया। इसमें आपके है वो नायिका नागमती के वीरे का वर्णन हुआ है, वो भी फाल्गुन माह में हुआ है। इसकी व्याख्या है, वीरानी नायिका नागमती कहती है कि अब फाल्गुन का महीना लग गया है, हवा झंकोरों के साथ चल रही है, तेज पवन के कारण है वो शीत 4 गुना बढ़ गई, यानी कि सर्दी की अधिकता बढ़ गई है। शीताधिक्य के कारण मेरा शरीर पत्तों की तरह पीला पड़ गया, यानी कि अधिक सर्दी के कारण मेरा शरीर है वो पीला पड़ गया। अब ये वीर है वो पवन बनकर शरीर को झकझोर कर, आपके जो वीर है वो पवन बनकर शरीर को झकझोर कर रहा है। तेज हवा और शीत के कारण पेड़ों के है वो पत्ते झड़ गए और समस्त जंगल ठूंठ अर्थात पत्तों से रहित हो गए। पत्थर भी इन पेड़ों पर नए पत्ते और फूल आ रहे हैं, समस्त वनस्पति जगत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर अब फाल्गुन वसंत ऋतु आ गई है, तो नए पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे हैं। किंतु मेरे लिए तो ये संसार दुगुनी उदासी से भर गए, यानी कि मेरा प्रिय है वो मेरे पास नहीं, इस कारण वीर्य के कारण उसको है वो उसकी उदासी दुगुनी हो गई। भाव ये एक प्रियतम के वीर्य में मेरे लिए तो प्राकृतिक वातावरण में उदासीनता और भी बढ़ गई है। इसका आपके विशेष है, नागमती की वीर वेदना का अतिशय क्षीणता व्यंजित हुई, यानी कि इसमें वीर वेदना का वर्णन हुआ है। अनुप्रास उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि इसमें बातों को है वो बड़ा चढ़ा कर बताया गया, इस कारण इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और अनुप्रास वर्ण की आवर्ती के कारण, और उपमा इसमें आपको कई बातों की है वो तुलना करके बताई गई। विप्रलंब श्रृंगार और अभिलाषा नामक वीर दशा का वर्णन है, यानी कि इसमें है वो नागमती के अपने प्रिय से मिलने की इच्छा व्यक्त हुई है। भाषा बोलचाल की अवधि और चौपाई छंद है। इसके अथवा में भी आपके एक पद्यांश दिया होगा, ये है आपके तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टाने ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने सुनते हैं, मिट्टी में रस है जिसे उगती डूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। ये आपके जो है वो तोड़ो कविता से लिया गया है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत कवियांश रघुवीर साय की कविता तोड़ो से लिया गया है। इसका आपके जो कविता के शीर्षक है वो है तोड़ो। इस अंश में कवि उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उसका क्षेत्रफल इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इसकी व्याख्या कवि कहता है, उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इन पत्थरों इन चट्टानों अर्थात पथरीली भूमि की तोड़कर समतल कर दो। मानव जीवन में जिस प्रकार के ये व्यर्थ के बंधन रुकावट पैदा करते हैं, उसी प्रकार ये पथरीली भूमि उपजाऊ भूमि के क्षेत्रफल में रुकावट डालती है। जिस प्रकार मानव के जीवन में जो बंधन होते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, उसी प्रकार है वो पत्थर भी है वो उपजाऊ भूमि को रोकते हैं। कवि कहता है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि मिट्टी में रस होता है जिससे दूब बढ़ता है, एक प्रकार की घास उगती है जिससे पृथ्वी हरी भरी रहती है, यानी कि मिट्टी में भी रस होता है। मानव मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों रूपी पत्थर व चट्टानों को भी हमें तोड़ना होगा, यानी कि जो पत्थर और चट्टान है वो रूपक किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये आपके जो रूढ़ियों के रूप में प्रयोग हुआ है। मन रूपी मैदान में दूब रूपी उदासीनता व्यक्त है, आपके जो मैदान का अर्थ है वो मानव मन से लिया गया है, इसमें आपके विशेष रूप से मानविकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मन रूपी मैदान में दूब रूपी उदासीनता व्यक्त है, दूब आपके है वो उदासीनता का प्रतीक है। उसके द्वारा आधे अधूरे घनों का ही सृजन हो रहा है, इसलिए कविता रूपी हरियाली को उगाने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात मन को सारी बाधाओं चिंताओं से मुक्त कर भरपूर रखना होगा, जिससे सुंदर सुंदर फूल रूपी गीतों को सृजन हो पाए। यानी कि जो मानव के मन में अनावश्यक चिंताएं होती है उनको दूर करके मानव मन को पवित्र करना होगा, जिससे है वो बेहतर कविता की रचना हो सके, उसके है वो बेहतर रूप से भाव प्रकट हो सके। इसका विशेष है तोड़ो 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 और आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है, पूरे शब्द की आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका आपके भाव पक्ष से मान के मैदानों में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भाषा सरल सहज और पर्वपूर्ण है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह आप अपने हिसाब से लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो कि
मैदान की तुलना है वो मानव मन से की गई और मानव मन में कविता सर्जन के लिए प्रेरित किया गया है। इसके बाद आपके जो 21वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित है और ये आपके 6 नंबर का होगा और 4 निबंध ये होंगे। उनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये साहित्यिक रूप से निबंध लिखना है और इसमें आपको 400 शब्दों में लिखना है, यानी कि 40 लाइन में लगभग 2 पेज में लिखना है। ये आपके 6 नंबर का होगा। इसमें आपको जो हेडिंग है वो पूरा सोच समझ के लगाना है। हेडिंग विशेष रूप से एग्जामिनर है वो हेडिंग देखकर कॉपी चेक करता है, बाद में आप है वो हेडिंग में उसकी शुरुआत में है वो बढ़िया बढ़िया लाइन लिखना। इसका आपके पहला है राजस्थान में लोक जीवन। इसमें आपके बिंदु हो सकते हैं। निबंध के शुरुआत में हमेशा सबसे पहले है वो प्रस्तावना लिखनी है, यानी कि ये क्या है इसकी जो विशेष रूप से संक्षिप्त में बताना है। और बीच में कोई बिंदु लिख के अंत में आपको है वो उपसंहार लिखना है, यानी कि सार आपने जो पूरा ऊपर इतना निबंध लिखा है इसका क्या सार निकल कर आ रहा है, इसका क्या महत्व है, क्या औचित्य है। इसमें आपके पहला है राजस्थान में लोक जीवन। इसके आपके संकेत बिंदु ये हो सकते हैं। प्रस्तावना है, लोक जीवन का अर्थ है, राजस्थान के लोक जीवन का स्वरूप है, लोक जीवन की विशेषताएं और उपसंहार, यानी कि लोक जीवन कि मुख्य रूप से विशेषताएं क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, वर्तमान में उनका क्या स्वरूप है। उसके बाद आपका जो दूसरा निबंध है मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, इसमें भी आपको पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद साहित्यिक प्रतिभा और रचनाएं लिखनी है, फिर साहित्यिक रचनाओं का समाज में क्या महत्व है, फिर उन्होंने समाज सुधार के रूप में किस प्रकार कार्य किया और अंत में उपसंहार। ये आप जो निबंध है वो पीडीएफ में से पढ़ लेना और आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का है वो फायदा मिल सके। आपके कक्षा 10 और 12 के सभी मॉडल पेपर इसी चैनल पर हल कराए जाएंगे, इसलिए आप जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी वीडियो अपलोड होते ही है वो आपको सूचना मिल सके। इसके बाद आपका जो तीसरा निबंध है वो है समाज और नारी सशक्तिकरण। इसका आपके संकेत बिंदु पहला होगा प्रस्तावना, दूसरा है समाज में महिला सशक्तिकरण का अर्थ, तीसरा है भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, चौथा है भारतीय समाज में नारी सशक्तिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है और पांचवा है उपसंहार। ये आप जो निबंध है इनको 1 से 2 बार पढ़ लेना, उसके बाद आप है वो परीक्षा में आराम से भाषा बनाकर लिख सकते हैं। ये निबंध हमेशा आपके है वो समझ आधारित होते हैं, आप इनको रट नहीं सकते क्योंकि इनकी कोई सीमा तो है नहीं, आप कौन कौन सी रटोगे, आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपके जो इंपॉर्टेंट निबंध है उनको 1 से 2 बार पढ़ लेना ताकि आप उनकी भाषा शेयर हो सके। चौथा प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्य, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में लोगों को क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसका आपके पहला बिंदु होगा प्रस्तावना, दूसरा पर्यावरण संरक्षण की समस्या, तीसरा पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों के कर्तव्य, चौथा है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, यानी कि पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो क्या लाभ होगा, और पांचवा है उपसंहार, यानी कि इसका सार क्या है। यह आपके आज के हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर था। इसके आपके सभी प्रश्न है वो पूरे, इसमें आपके 1 से 21 तक के सभी प्रश्नों का है वो सॉल्यूशन कराया गया है। जय जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहे।